हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में नर्स समीकरण में हम कुछ नया सीखेंगे। यदि नर्स समीकरण हम लिखें तो हम लिखते हैं E बराबर E नॉट माइनस RT अपान NF ln Q। इस समीकरण में E लिखा गया है इलेक्ट्रोड विभव के लिए, E नॉट यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R गैस नियतांक है, T यहाँ पर है ताप और ताप को केल्विन में रखना है, F फैराडे नियतांक है, N अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q यहाँ पर है अभिक्रिया भागफल और ln के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। ln प्रदर्शित करता है लॉग बेस E को। पिछली वीडियो में हमने सीखा था नर्स समीकरण को हम इलेक्ट्रोड पर भी उपयोग में लाते हैं और सेल पर भी इसका उपयोग करते हैं। यदि इलेक्ट्रोड पर यूज करना हो तो ये समीकरण हम लिखते हैं, और यदि नर्स समीकरण का उपयोग सेल पर करना हो तो इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज करते हैं और तब हम लिखते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपान NF ln Q। इस समीकरण में ई सेल लिखा गया है सेल विभव के लिए, और सेल विभव को हम सेल का EMF भी कहते हैं। ई नॉट सेल यहाँ पर है मानक सेल विभव, जिसको आप सेल का मानक EMF भी कहते हैं। अन्य सभी पदों के बारे में आप पहले से जानते हैं। तो यदि बात करें हम पिछली वीडियोज की, तो पिछली वीडियोज में हमने नर्स समीकरण के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था। एक वीडियो में हमने पढ़ा था नर्स समीकरण का निगमन, और एक अन्य वीडियो में हमने पढ़ा था नर्स समीकरण में n जो है, जिसको आप कहते हैं अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके मान को कैसे ज्ञात करते हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप वहां से जाकर उन दोनों वीडियो को देख लें, जिससे आपकी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आज की इस वीडियो में हम एक पद के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिखा गया है Q, जिसको हम कहते हैं अभिक्रिया भागफल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अभिक्रिया भागफल, और अभिक्रिया भागफल को आप Q से प्रदर्शित करते हैं या फिर QC से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़े हैं। मैं बस यहाँ पे थोड़ा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, ताकि नर्स समीकरण के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने आए वहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अभिक्रिया भागफल को समझने के लिए हम एक सामान्य अभिक्रिया मान लेते हैं। यहाँ पर A और B अभिक्रियक है, जिनसे C और D का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B ये अभिक्रियक हैं। स्मॉल a और स्मॉल b इनके गुणांक हैं, जिनको हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। और उत्पाद की तरफ यदि आप ध्यान दें तो कैपिटल C और कैपिटल D उत्पाद हैं, और स्मॉल c तथा स्मॉल d इनके गुणांक हैं। यदि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया भागफल हम लिखें तो हम लिखेंगे अभिक्रिया भागफल Q बराबर, आप जानते हैं कि पहले हमको ऊपर लिखना होता है उत्पाद की सांद्रता और नीचे लिखना होता है अभिक्रियक की सांद्रता। तो हम लिखेंगे यहाँ पे उत्पाद है C, कैपिटल C, तो हमने लिखा है कैपिटल C को बड़े वाले कोष्ठक में। ये बड़ा वाला कोष्ठक इसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है, तो इसको हम कहेंगे C की सांद्रता का पावर C, स्मॉल c। अब यहाँ पे पावर स्मॉल c क्यों लगाया गया है? क्योंकि C जो है कैपिटल C का गुणांक है स्मॉल c, इसलिए इसका पावर स्मॉल c लगाया है। ऐसे ही हम लिखेंगे D की सांद्रता का घात स्मॉल d अपान A की सांद्रता का घात स्मॉल a और B की सांद्रता का घात स्मॉल b। यानी कि अभिक्रिया भागफल हम लिखते हैं तो हम कहेंगे साम्यावस्था के अतिरिक्त किसी भी अवस्था पर उत्पाद की मोलर सांद्रता एवं अभिक्रियक की मोलर सांद्रता के अनुपात को अभिक्रिया भागफल कहते हैं। ये आपने क्लास 11th में समझा था कि यह अभिक्रिया भागफल हम साम्यावस्था पर उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है साम्यावस्था के अतिरिक्त। तो अभी आपने देखा उत्पाद की मोलर सांद्रता और अभिक्रियक की मोलर सांद्रता के अनुपात को हम कहेंगे अभिक्रिया भागफल।
और आपको ध्यान रखना है कि सभी सांद्रताओं के घात आप लगाएंगे उनके गुणांकों को। अब यदि बात करें हम साम्यावस्था पर, तो साम्यावस्था पर QC या Q, आप जानते हैं कि अभिक्रिया भागफल को हम QC भी लिखते हैं, इनके स्थान पर हम Kc का प्रयोग करते हैं और Kc को हम कहते हैं साम्य स्थिरांक। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत रिमाइंड हो गया अभिक्रिया भागफल। अब हम देखते हैं कि अभिक्रिया भागफल को हम सेल अभिक्रिया पर कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सेल अभिक्रिया का उदाहरण ले रहे हैं। ये अभिक्रिया आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये डेनियल सेल की अभिक्रिया है। यदि इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया भागफल लिखें तो आप जानते हैं पहले हम लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता। तो देखिए उत्पाद यहाँ पर था जिंक आयन, तो हमने जिंक आयन की सांद्रता लिख दिया, यानी कि इसको बड़े वाले कोष्टक में लिख दिया। इसका गुणांक 1 था तो इसलिए इसका घात 1 लगा दिया। और दूसरा उत्पाद है यहाँ पे कापर, तो इंटू हमने लिख दिया कापर की सांद्रता और इसका भी गुणांक 1 है तो इसका घात हमने 1 रख दिया। और नीचे हमको लिखना होता है अभिक्रियक की सांद्रता, तो अभिक्रियक की सांद्रता हमने लिख दिया जिंक। देखिए पहला अभिक्रियक जिंक था तो जिंक की सांद्रता का घात 1 लगा दिया क्योंकि गुणांक इसका 1 था। ऐसे ही कापर आयन की सांद्रता का घात 1 लगा दिया। आप जानते हैं कि जितने भी ठोस चीजें होती हैं उनकी सांद्रता को आप 1 मानते हैं। तो यहाँ पे जो कापर है ये भी सॉलिड है और जिंक है ये भी सॉलिड है, और बाकी ये जो आयन है ये तो विलयन के रूप में है। तो हम यहाँ पर जिंक सॉलिड की सांद्रता को 1 रख देंगे और कापर सॉलिड की सांद्रता को 1 रख देंगे। तो अभिक्रिया भागफल हम लिखेंगे जिंक आयन की सांद्रता का घात 1 अपान कापर आयन की सांद्रता का घात 1, क्योंकि यहाँ पे जो कापर था इसको हमने 1 रख दिया है और यहाँ पे जिंक की सांद्रता का घात 1 था, इसका भी मान हमने 1 मान लिया है। और आप जानते हैं कि ये घात जो 1 है इनको लिखना जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम सीधा सीधा लिखेंगे अभिक्रिया भागफल Q बराबर जिंक आयन की सांद्रता बटे कापर आयन की सांद्रता। ऐसे ही आप अन्य अभिक्रियाओं पर भी यूज करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अभिक्रिया भागफल हम कैसे ज्ञात करेंगे सेल अभिक्रियाओं के लिए। अभिक्रिया भागफल को और अच्छे से समझने के लिए आप क्लास 11 की वीडियोज को देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको रिमाइंड कराया अभिक्रिया भागफल को। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग नर्स समीकरण की एक सिंपल फॉर्म को देखेंगे जिसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करेंगे।